नमस्कार, सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। ग्लोबल बाजारों में नहीं टिक पाई तेजी, अमेरिकी बाजार 1.5% फिसले। एशिया में भी खराब शुरुआत, जापान के बाजार निक्केई ने गंवाई कल की तेजी, 3% से ज्यादा टूटा। शेयर बाजार में कल दूसरे दिन भी दिखी तेजी, निफ्टी 7,800 के पार निकला। सप्लाई बढ़ने की आशंका में कच्चे तेल में जोरदार गिरावट, 4% लुढ़कने के बाद नाइमेक्स क्रूड $45 और ब्रेंट $48 के नीचे। मंत्रिपरिषद की जो कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसने निर्णय किया कि राष्ट्रपति जी को फरोख्त करने की सिफारिश की जाए। जीएसटी जल्दी पास होने की उम्मीद हुई खत्म, सरकार ने किया संसद के मॉनसून सत्र को खत्म करने का ऐलान। इंडस्ट्री ने जताई निराशा। देश को आप डुबाएंगे क्या आज? पर गवर्नमेंट को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस पार्टी को वो हाथ पकड़ना चाहिए। घरेलू स्टील कंपनियों को सरकार राहत देने की तैयारी में, सेफगार्ड डीजी ने की स्टील पर 20% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश। साल के अंत तक हो सकती है मैगी की वापसी, कंपनी के एमडी सुरेश नारायण ने कहा। मैगी को साख को वापस बनाने के लिए चल रही है पूरी कोशिश, TV18 की एक्सक्लूसिव खबर। और एप्पल ने लॉन्च किया नया आईफोन 6s। हे सिरी इवेंट में एप्पल टीवी और नया आईपैड भी हुआ लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत आज खराब दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों की तेजी हवा होती हुई दिखाई दी है। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। अमेरिका में एक सेल ऑफ आया, क्या वजह थी इस बिकवाली की और क्यों एशियाई बाजारों में भी हमने देखा है कि निक्केई आज काफी टूटा है। वरुण हमारे साथ है हाइलाइट्स के साथ। वरुण बताइए, 2 दिन की तेजी गायब? डेफिनेटली 2 दिन की तेजी गायब हो चुकी है और ये जो बिकवाली हावी हुई है वो दरअसल यूएस मार्केट से ही हुई है, क्योंकि और 3 बड़े रीजन है दरअसल जिसकी वजह से यूएस के मार्केट में कल ये बिकवाली हावी रही। सबसे पहले जो कच्चे तेल में गिरावट हुई है वो एक चिंता की बात थी और इसकी वजह से यूएस में सेल ऑफ देखने मिला। इसके अलावा दरअसल 16 और 17 तारीख को जो फेड की बैठक होने वाली है उसके पहले दरअसल इन्वेस्टर्स ने अपनी जो ट्रेड है उसमें से निकलने की ही यहाँ कोशिश की है। क्यों? क्योंकि जो लगातार जो डेटा पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। इसके पहले आपने देखा था जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था वो काफी उम्मीद से जो बेहतर था। इसके अलावा कल दरअसल जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया है वो 5.8 मिलियन पे है और दरअसल जॉब ओपनिंग्स का जो डेटा है वो रिकॉर्ड हाई पे है और कहीं ना कहीं ये डेटा पॉइंट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि फेड के पास काफी रीजंस है रेट हाइक करने के और इसी के चलते दरअसल यूएस के मार्केट्स में कल सेल ऑफ जो है वो गहराता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा दरअसल अगर आप कल एशियन मार्केट्स देखते तो एशियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी और वहीं से क्यूज लेके दरअसल यूरोपियन मार्केट में भी तेजी देखने मिली थी और एक बड़ा फैक्टर था चीन में स्टिमुलस की उम्मीद, लेकिन यूएस के मार्केट्स ने इसको भी दरकिनार किया है। दरअसल मैं काफी सारे इकोनॉमिस्ट के कोट्स पढ़ रहा था और उनका यह कहना है कि चाइना में स्टिमुलस जरूर मिलेगा लेकिन क्या इससे चीन के इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसके लिए इस बस को भी दरकिनार करते हुए यूएस के मार्केट में तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला। और यूएस के हर एक मार्केट को अगर आप देखें तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P सभी में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। हालांकि शुरुआत कुछ तेजी के साथ हुई थी लेकिन अपने गेन्स पूरी तरह से इन्होंने गंवा दिए हैं और यूरोप के मार्केट में भी यूएस के मार्केट में शुरू होने के बाद एक सेल ऑफ देखने मिला था। यूरोप के मार्केट कल तेजी से शुरू तो हुए थे लेकिन जैसे यूएस के मार्केट शुरू हुए वहां भी एक सेल ऑफ देखने मिला है। हालांकि हरे निशान में जाके वो बंद हुए, कैश फुटसी सभी जो इंडेक्सेस है वो हरे निशान में बंद हुए। यहाँ जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर थे वो दरअसल मेटल और माइनिंग के शेयर ही थे क्योंकि चाइना में स्टिमुलस की उम्मीद थी। वही एशियन मार्केट को अगर आप देखें तो यूएस के सेल ऑफ के बाद आज एशियन मार्केट में भी सेल ऑफ देखने मिल रहा है। निक्केई का मार्केट करीब 3-3.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। यहाँ एक कोर मशीनरी ऑर्डर्स का जो डेटा निकल के आया उसमें 3.6% की गिरावट हुई है जबकि उम्मीद थी कि 3.7% की बढ़त होगी। तो ये एक नेगेटिव डेटा है जिसने जापान के मार्केट को यहाँ सेल ऑफ की तरफ बढ़ा दिया है। इसके अलावा आज दरअसल चाइना का सीपीआई डेटा भी आने वाला है, उसके ऊपर भी नजर है और उसके पहले अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स में वैसे भी दबाव है और एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, तो खराब संकेत साफ तौर से दिख रहे हैं। आज सुबह सवेरे तो कुछ बिकवाली का दबाव हावी हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, 7700 पर वापसी एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है?
बिल्कुल हर्षराज, पूरी तरह से मार्केट ग्लोबल मार्केट पर ही ट्रेड कर रहे हैं और जो कुछ भी 2 दिनों की रिलीफ रैली थी वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये दुनिया भर के बाजारों में इक्विटी में थोड़ा सा उछाल आया, उसकी वजह से थी। और 7850 का जो अल्टीमेट इस रिकवरी का टारगेट था वो कल हासिल हो भी चुका है, जिसका हम बात कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बाजारों के लिए फिर से कमजोरी बढ़नी स्वाभाविक है, कॉन्फिडेंस कम है और लोगों को पता है, और खासतौर से इस तरह के सेल ऑफ पर शॉर्ट सेलर फिर से हावी होते हुए दिखते हैं। तो ओवरऑल एक संकेत साफ है कि अपसाइड लिमिटेड है और जाहिर सी बात है कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अब 7850 वो लेवल हो जाएगा जिसके पार निकलने में बाजार को काफी मुश्किल आएगी। अब जो लोअर रिस्क है वो 7500 तक की खुली हुई है, 7500 7550 ये नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है आपको इस बड़ी रेंज में बाजार अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन काफी वॉलेटाइल होते हुए दिखे। अब जब तक कि फेड की मीटिंग नहीं हो जाती, आगे किस तरह के फाइनल डिसीजन फेड लेता है, तब तक मुझे लगता है बाजार इसी तरह से उतार चढ़ाव दिखाएंगे। हाँ, एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद शायद बिकवाली के मौके बहुत ज्यादा न रहे, अगर 100-125 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाए, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। सेशंस किसी दिन आपको गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग दिखेगी और यही रुझान दिखाएंगे। तो फिलहाल कॉन्फिडेंस अब दोनों ही तरह के ट्रेडर्स का थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। अब तक शॉर्ट सेलर्स काफी हावी थे, लेकिन लोअर लेवल पर शॉर्ट करने में उन्हें भी दिक्कत होगी। तो ओवरऑल उतार चढ़ाव वाला मामला है और उसी के लिहाज से ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। शुक्रिया अनिल इस एनालिसिस के लिए। इस बीच चाइना का मार्केट आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। वरुण कह रहे थे कि आज सीपीआई डेटा का इंतजार है। मैं फिलहाल जो वायर्स पर पढ़ रही हूं, चाइना का जो अगस्त सीपीआई है वो 2% पर आया है साल दर साल। वहीं पीपीआई में करीब 5.9% का नंबर देखने को मिला है। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीपीआई का आंकड़ा करीब 1.8% के करीब आएगा और वहां पर हमने देखा है पिछले कई दिनों में लगातार खाने की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो वो सीपीआई में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा ये देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड। एशियन ट्रेड में अब निकाई करीब 4% की गिरावट दिखाता हुआ। इनफैक्ट मेरी स्क्रीन पर वो चाइना के मार्केट में हल्की नरमी के साथ शुरुआत, लगभग 1% की गिरावट के साथ शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा, ये जानते हैं पूजा के साथ। पूजा बताइए। जी, शुरुआत एमटेक ऑटो के काउंटर के साथ करेंगे। यहाँ पर स्टॉक के जो प्राइस है उसमें जो इतने दिनों से मैनिपुलेशन चल रहा है वो अब उसकी सेबी जांच कर रहा है और एमटेक ऑटो की सब्सिडियरी कैस्टेक टेक भी सेबी की जांच के दायरे में आ चुकी है। तो एक नेगेटिव न्यूज यहाँ कंपनी के लिए। भारतीय एयरटेल का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। भारतीय एयरटेल और एक्सियाटा जो कि एशिया की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, वो बांग्लादेश में टेलीकॉम कारोबार का विलय करने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो ये बांग्लादेश की दूसरी बड़ी कंपनी होगी और सबसे ज्यादा जिनकी की सब्सक्राइबर बेस करीब 39 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर कंपनी के लिए। डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी और पेंट्रिक्स ने सप्लाई और लाइसेंसिंग करार किया है और डॉक्टर रेड्डीज रेलिका ब्रांड के तहत ये जो डायरिया की दवा है उसको भारत और नेपाल में इसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। एनटीपीसी का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर एनटीपीसी दामोदर वैली के रघुनाथपुर प्लांट का टेक ओवर दिसंबर से शुरू कर सकती है। इसके अलावा आदित्य बिरला केमिकल्स और ग्रासिम इंडस्ट्री का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। सीसीआई ने इन दोनों ही कंपनियों के मर्जर पर को मंजूरी दे दी है, तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर आदित्य बिरला केमिकल्स के लिए। एमआरपीएल का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। एमआरपीएल की कोलंबिया की कंपनी इको पेट्रोल से टर्म क्रूड डील के लिए बातचीत जारी है और खबर निकल कर आ रही है कि क्रूड का जो पहला कार्गो है वो नवंबर तक कंपनी को मिल जाएगा। रिलायंस कम्युनिकेशन का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग को लेकर जो घोषणा की गई है वो काफी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर कंपनी के लिए और खबर निकल कर आ रही है कि रिलायंस कम्युनिकेशन रिलायंस जियो के साथ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए कुछ करार कर सकती है, तो ये काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा तमाम मेटल कंपनीज आज आपके रडार पर होनी चाहिए। यहाँ पर सेफगार्ड डीजी ने स्टील प्रोडक्ट पर 20% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है और शुरुआती दौर में 200 दिनों के लिए 20% ड्यूटी लगाने पर यहाँ पर विचार कर रही है, जिसके चलते आज तमाम मेटल काउंटर्स फोकस में रहेंगे। और आखिर में बात करते हैं उन काउंटर्स की जिसकी आज लिस्टिंग होगी। पेनार इंजीनियर बिल्डिंग सिस्टम और श्री पुष्कर केमिकल्स पर आज नजर रहेगी। इन दोनों ही कंपनीज की आज लिस्टिंग होगी। तो तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले हैं। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट कर आएंगे आपको बताएंगे निफ्टी में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है और रिवर्स गियर में मार्केट का मूड दिख रहा है, तो आज क्या एक अग्रेसिव शॉर्ट खुलते ही आप करें और साथ ही कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे ये आपको बताएंगे। साथ ही कच्चे तेल में 4% की आई गिरावट, अब क्या करें निवेशक और ट्रेडर्स, इस पर भी रहेगी नजर।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी। और निफ्टी में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कंसिडरिंग आज फिर से एक बिकवाली का दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आया है। एसजीएक्स निफ्टी में भारी भरकम गिरावट के संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे साथ है डेस्टिनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा। मनीष नमस्कार, बताइए 7700 के आसपास ही ट्रेड्स के खुलने के संकेत हैं एसजीएक्स निफ्टी की ओर से। ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा आज? जी, निफ्टी में अगर आप देखें, इस सीरीज में अगर आप देखें ओवरऑल तो 8100 से फॉल आया था 7570 तक, और अब जो आया था 2 दिन में वो एक टेक्निकल बाउंस था। हम ये कह सकते हैं चार्ट स्ट्रक्चर देख के कि अपसाइड इज कैप्ड टिल 7850 7900। तो कोई भी उछाल आता है तो शॉर्ट करने की राय होगी। 7870 7820 के आसपास एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, और नीचे में मुझे लगता है जो प्रीवियस लोज थे अभी 7570 7600 के आसपास, वो दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। किन शेयरों में आपकी नजर रहेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने देखा चौतरफा तेजी रही है, तो क्या कुछ स्टॉक्स में तेजी बरकरार रहेगी या फिर आप यहाँ शेयरों में भी शॉर्ट करने की सलाह देंगे? जी, मैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एक शॉर्ट करने की राय दूंगा। 740 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है स्टॉक में, और काफी ज्यादा वायदा कारोबार में पिछले कुछ दिनों में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है स्टॉक में। तो 735 का एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है इसमें 670 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मेरी दूसरी राय भी शॉर्ट रहेगी डिवीज लैब में। इसमें भी एक मेजर ब्रेकडाउन आया है नीचे 2100 के लेवल, और इसमें भी काफी ज्यादा वायदा कारोबार में शॉर्ट बिल्डअप थे कल के दिन में। तो 2120 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, और नीचे में मुझे लगता है डिवीज लैब एक बार 2000 तक के लेवल्स इजीली टेस्ट कर सकता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए मनीष। तो क्लियरली डीवीज लैब, इंडिया बुल्स हाउसिंग में बिकवाली की सलाह, और 7700 के लिए आज बिकवाली आपको करनी चाहिए। और एक गैप डाउन ओपनिंग के संकेत तो वैसे भी मिल रहे हैं। वरुण ने बात की है कुछ दूसरे जानकारों से। वरुण बताइए, ट्रेड के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? डेफिनेटली देखिए, बाजार में भले गिरावट के यहाँ संकेत है, लेकिन हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी की यहाँ सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान HPCL में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 820 के लक्ष्य ये सुझा रहे हैं। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा में भी इस खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 358 का लक्ष्य इन्होंने इस काउंटर पे दिया है। वही मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते BHEL में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 224 का टारगेट इन्होंने दिया है, और 205 का स्टॉप लॉस रखने को कह रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और 850 का लक्ष्य इन्होंने इस काउंटर पे दिया है। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह दी है। इनका कहना है कि इस काउंटर के जो इंडिकेटर्स है वो पूरी तरह से बाई साइड के सिग्नल दे रहे हैं। 2 से 3 दिनों में आपको 3240 के लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। और सबसे आखिरी में सैनोफी इंडिया में भी ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि 2 से 3 दिनों में स्टॉक 4260 के लक्ष्य दिखा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल सकता है, और इसलिए ये खरीदारी की सलाह दी गई है। तो हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी की जा सकती है, लेकिन निफ्टी में जो कॉल है वो बिकवाली का है आज सुबह के लिए। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। लेकिन अमेरिका में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने की आशंका में कच्चे तेल में गिरावट आई है। नाइमेक्स पर भाव देखिए, $45 और ब्रेंट $48 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। डॉलर में मजबूती की वजह से सोने में भी कुछ सेल ऑफ देखने को मिला। अब भाव $1105 पर पहुंच गए हैं। वहीं अगर आप करेंसी मार्केट का ट्रेड देखें तो डॉलर के मुकाबले ₹14 मजबूत होकर $66.41 पर कल बंद हुआ। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस माहौल में? हमारे साथ है SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह। रवि, गुड मॉर्निंग। आज फिर कच्चे तेल में बिकवाली की राय? बिल्कुल अर्जुन जी, आज इन्वेंट्री भी है, क्योंकि यूएस मंडी को बंद था, तो आज इन्वेंट्री क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस दोनों की आनी है। मुझे एक्सपेक्टेड लग रही है कि इन्वेंट्री यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव आएगी, तो उसका अभी से इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बार इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पर सेल की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और टारगेट के हिसाब से देखें तो एक बार 2920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 30 से 40 रुपए के स्टॉप लॉस लेके सेल साइड पे रहे तो आज प्रॉफिट कमाने के ज्यादा चांसेस हैं। रवि, ये 3000 का आंकड़ा क्या साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है? इसके टूटने का क्या मायना है? देखिए, कल एक बार लो जरूर देखने को आपको मिला था 2975 का, लेकिन यहाँ पर लगता है कि 3000 का के आसपास जो एक कंसोलिडेशन देखने को मिली, उससे काफी हद तक एक सेल स्ट्रैटेजी यहाँ पर जनरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जैसा रूपी को भी आप बोल रहे हैं, तो रूपी में भी एक सेल यहाँ पर आज स्ट्रांग स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, तो उसका भी सीधा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक सेल की स्ट्रैटेजी में रहना चाहिए। और सोना?
देखिए इस समय सोने में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन सोने की गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होगी। लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो 26,100 का भाव जो है इन रेट्स पे एक बार सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट जो है वो 25,900 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप मोमेंटम ट्रेड करें। 25,900 का लेवल के आसपास आता है तो वापस अपनी पोजीशन पे टारगेट को हिट करें, बुक करें, और चाहे तो वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी लेवल से आज एक बार फिर से सेल देखने को मिल सकता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ऊपरी लेवल्स पर फिर से बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई देगा और कच्चे तेल में 3,000 के नीचे ही ट्रेड्स 2920 के टारगेट्स आज दिए जा रहे हैं। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जीएसटी का सपना और टला, इस पर क्या कह रहे हैं इंडस्ट्री के दिग्गज राहुल बजाज, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। रिफॉर्म की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। जिस जीएसटी को लेकर इंडस्ट्री और बाजार दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे, वो अब टूटती दिख रही है। केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल को पास कराने के लिए संसद के मॉनसून सत्र को दोबारा बुलाने का इरादा छोड़ दिया है। हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसने आज ये निर्णय किया कि राष्ट्रपति जी को उपरोक्त करने की सिफारिश की जाए। उद्योग जगत के नुमाइंदे लगातार इस बात की जरूरत बता रहे हैं कि जीएसटी को पास कराया जाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो जीएसटी और लैंड बिल पर साथ आएं। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज ने कहा कि देश हित के लिए जीएसटी और भूमि बिल पर सहमति बनना जरूरी है। इम्पोर्टेंट है जीएसटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, लैंड बिल भी, पर देखिए समझना यह है दोनों बिल के बिना 67 साल से हम जिंदा है, इंडस्ट्री जिंदा है, ये नहीं कि मर गए। पर इसका यह मतलब नहीं कि नहीं करना चाहिए। ग्लोबली कंपेरेटिव होने के लिए ये बहुत जरूरी है, और इसी के लिए गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस मस्ट कम टुगेदर। इस विषय पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया हैं। जीएसटी लेट होने का खतरा पैदा हो गया है, क्या अभी भी कोई मौका है सरकार के पास कि ये अप्रैल 2016 से इसे लागू कर पाएगी? बिल्कुल, 1 अप्रैल 2016 से लागू करना जो है अब वो असंभव है। हालांकि सरकार ये कहेगी कि जहां तक इस मशीन को चलाने का सवाल है उसकी हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन विंटर सेशन में ये पास होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं को जाना है, उसके बाद वो बिल का लौट करके आना है, फिर यहां पर क्लॉज बाय क्लॉज बाकी प्रोसेसेस को फॉलो करना है, उसमें बहुत देर हो जाएगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2016 की डेडलाइन को लागू करना असंभव सा हो गया है। सरकार ने कोशिशें बड़ी की, लेकिन अगर इसमें जो संसदीय गणित को समझे तो मोटी बात ये अब समझ में आती है कि सरकार की कोशिशों में ये पक्का जवाब नहीं मिल पाया कि कांग्रेस और लेफ्ट साथ नहीं देंगे या नहीं देंगे। क्लियर था कि वो साथ नहीं देंगे, और बाकी पार्टियों के सारे नंबर जोड़ने के बाद एक प्रकार का टच एंड गो केस था। पास हो भी सकता था 2/3 बहुमत से राज्यसभा में, और वो गिर भी सकता था। इसीलिए यहां पर बिल को पास होने की जब कोई संभावना नहीं देखी है तो संसद के सत्र को अब प्रोरोग कर दिया गया है। और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खराब खबर आती हुई, खास तौर से ब्रिक नेशंस में ब्राजील जो है उस पर S&P ने अपनी क्रेडिट रेटिंग BBB- से BB+ की है। S&P ने ब्राजील की करेंसी रेटिंग भी घटा दी है, ये BBB- की गई है। 28 जुलाई के बाद से ब्राजील की क्रेडिट प्रोफाइल और कमजोर हुई है। S&P ने इनफैक्ट आप कह सकते हैं क्रेडिट रेटिंग को जंक करार दिया है और आउटलुक नेगेटिव किया है। ETFs में इसका दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। ब्राजीलियन मार्केट आज जब खुलेंगे उस पर प्रेशर रहेगा। इस बीच आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हालत फिर से नासाज है। अमेरिका में गहरा सेल ऑफ, चीन के मार्केट अब 1% नीचे, और निक्केई कल की पूरी तेजी को गंवाता हुआ। याद रखिए यहाँ पर कल 900 पॉइंट से ज्यादा के गेंस देखने को मिले थे, 600 पॉइंट टूट चुका है यह मार्केट आज सुबह सवेरे, और हैंगसेंग 2% नीचे है।
7338 पर SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आज फिर दबाव के घेरे में मार्केट रहेगा, ये साफ जाहिर है। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि इस ग्लोबल टर्मोइल के बीच हम आपको बताएंगे कहां पर आप पैसा लगाकर कमाई कर सकते हैं। स्टॉक 2020 हाजिर होगा आज के बेहतरीन 20 ट्रेडिंग आइडियाज के साथ।